ऐसे के लिए कितने पेपर टेम्पलेट हम बात शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतुइज़्ज़ुमन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ, जिसे चाहता है इज्जत से नवाज देता है। और कुरान करीम की एक आयत है कि या दाऊद इन्ना जलना का खलीफतन फिल अर्ज़ फहकम बैनन नास बिल हक वला तत्तबिल हवा। ए दाऊद, हमने आपको ज़मीन पर खलीफा बना दिया है। अब आपने जब बन गए हैं खलीफा, जब आपको इख्तियार मिल गया है और जब आपके हाथ में सर्टन जो पावर आ चुकी है, तो अब आपने क्या करना है? फहकम बैनन नास बिल हक, लोगों के दरमियान हक को कायम करें, वला तत्तबिल हवा, और अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी ना करें। तो अगर तो आप ये वो आयत है जो मैंने आपके सामने तिलावत फरमाई है, जो आपको खुदा की जो आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, जो खुदा आपसे चाहता है और जो उसकी आपसे डिमांड्स हैं, वो आपके सामने मैंने रखती हैं कि जब भी आप कल को CSS कर जाएं और आप किसी न किसी सीट पर, किसी न किसी ओहदे पे आ जाएं, तो अल्लाह ताला आपसे ये चाहता है कि आप उसके हुक्म को नाफिज करें। यानी उसके हुक्म से मुराद फहकम बैन नास बिल हक, यानी लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करें। जब कोई आपके पास आता है तो इंसाफ से उसके दरमियान फैसला करें और मारूफ को कायम करें। मारूफ मीन्स कि आप रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करें। वला तत्तबिल हवा, और अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी न करें, मतलब आपका सेल्फ इंटरेस्ट ना हो। दिस इज व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम अस। अब बात शुरू करते हैं कि मेरी स्टोरी क्या है। शायद सर उस्मान ने आपको बताया हो या ना बताया हो, लेकिन मैं आपको अपनी स्टोरी से शुरू करता हूँ। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर आप मुझे चैट में बता दें। ओके, इसका मतलब मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। और मैं चूंकि आपको देख नहीं पा रहा कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, मुझे ये भी बता दें कि अच्छा टोटल हैं 26 पार्टिसिपेंट्स। मैं इस वक्त सिंध में बैठा हूँ, फ्लड अटैचमेंट पे हूँ, फ्लड पे काम कर रहे हैं, और इसलिए थोड़ा सा सिग्नल का इश्यूज भी यहाँ पे हो सकता है। उसके लिए पेश की माजरत। मेरी स्टोरी ये है कि मैंने UIT लाहौर से 2014 के अंदर इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और उसके बाद 2014 के बाद मैंने सोचा कि क्या मैं एक अच्छा इंजीनियर हूँ या नहीं हूँ। तो जवाब आया कि नहीं, मैं एक अच्छा इंजीनियर नहीं हूँ। तो मैंने फैसला किया कि व्हाट कैन आई डू टू प्रूव टू माई सेल्फ, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग में CGPA 2.6 है। मीन्स आई एम नॉट अ गुड इंजीनियर। आप में से भी बहुत से ऐसे हों। मैंने सोचा कि क्या किया जा सकता है। तो उसके बाद चूंकि मैंने देखा कि मेरा इंटरेस्ट जो है सोशल साइंसेस के अंदर है, तो बजाय कि मैं कोई मास्टर करता, कोई MA करता, तो मेरे माइंड में कि आई शुड गो फॉर CSS। और CSS के अंदर जो मैंने सब्जेक्ट्स लिए वो इंटरनेशनल रिलेशंस है, इंटरनेशनल लॉ है, जेंडर स्टडीज़ है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और पाकिस्तान है, और पंजाबी। ये मेरे सब्जेक्ट्स थे और यही सब्जेक्ट्स थ्रू आउट रहे। पहली अटेम्प्ट मैंने 2016 के अंदर ली और उसके अंदर मेरे कंपोजिशन में जो है 38 मार्क्स आए और मैं 2 नंबरों से फेल हो गया। मेरा ओवरऑल स्कोर जो था 752 था। उसके बाद हिम्मत नहीं हारी, वो पूरा साल तैयारी में गुजरा लेकिन हिम्मत नहीं हारी। और इसीलिए आज का लेक्चर भी है कि हाउ टू जो है वो पेयर प्रेशर और रिमेन परसिस्टेंट, किस तरह से प्रेशर को आप बर्दाश्त करते हैं और कंटिन्यूस स्ट्रगल करते हैं। 2017 के अंदर मेरी सेकंड अटेम्प्ट थी। फिर मैंने पूरा साल पढ़ा, कोई जॉब नहीं की, और उस अटेम्प्ट के अंदर मेरा एसए ड्रॉप हो गया। मेरे मार्क्स फिर आउटस्टैंडिंग थे, फिर 700 प्लस मेरे मार्क्स थे, बट आई वाज फेल्ड इन इंग्लिश एसे। इसी दौरान 2017 में
आई गॉट अ जॉब एज इंस्पेक्टर कस्टम्स और इंटेलिजेंस ऑफिसर, और 4 साल मैंने कस्टम्स में एज इंटेलिजेंस ऑफिसर सर्व किया, एंटी स्मगलिंग की। और दैट वाज अ वेरी टफ जॉब बिकॉज उसके साथ तैयारी को कंटिन्यू करना दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। वैसे भी एक फियर ऑफ फेलियर भी आ चुका था, लेकिन 2020 में मैंने फिर से अटेम्प्ट देने की सोची, और 2020 में मैंने जो अटेम्प्ट दी तो आई गॉट 10th पोजीशन, और मेरे रिटर्न में मार्क्स जो है 718 है, और 187 मेरे इंटरव्यू के मार्क्स हैं। ये सारी स्टोरी आपके सामने है एक खुली किताब की तरह। आज की बात भी इसी पे करेंगे कि किस तरह से आप मोटिवेट रहते हैं। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि बहुत से शायद सुनने वाले ऐसे भी होंगे जो ये समझ रहे होंगे कि तीसरी अटेम्प्ट है तो उसमें कैसे मोटिवेट रहा जाए, किस तरह से एनर्जी लेवल को उसी तरह से रखा जाए। तो मेरी छोटी सी आपसे गुजारिश ये है, आप 16 साल एक तालीम हासिल करते हैं, मास्टर लेवल की अगर आप बात करें, 16 साल आपने एजुकेशन हासिल की, उसके बाद भी आप बहुत से केसेस में बगैर मुलाजमत के, बगैर एम्प्लॉयमेंट के और जॉबलेस फिरते हैं। 16 साल एक स्टडी करके, वेरी टफ, आप अपने अपनी फील्ड में पढ़े, उसके बाद भी एक अनसर्टेनिटी है। तो आप 1 या 2 साल किसी ऐसी स्टडी में क्यों नहीं लगाते कि जो आपकी किस्मत का पांसा पलट सके। एक सिंपल सा सवाल है कि 16 साल आपने लगाए एक ऐसी स्टडी कि आप फिर अनसर्टेन, आप पूरे डेडिकेटेड साल 6 माह लगा लें, साल लगा लें, 2 साल लगा लें, आप क्यों नहीं एक ऐसी स्टडी में लगाते कि जिसका आपको ये यकीन है कि अगर आप कर गए और आपकी मेहनत रायगा ना गई तो यू विल हैव अनदर लाइफ, यू विल बी एनेबलर फॉर द सोसाइटी, और आप एक बड़ा पॉजिटिव, बहुत अच्छा रोल सोसाइटी के लिए प्ले कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं, मैं फ्लड पे हूँ इस वक्त, तो दिस इज द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज प्लेइंग इट्स रोल, एंड हम इंटीग्रेटर के तौर पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आके आपको फील होता है जब आप इस किसी भी पोजीशन में आएंगे इंशाल्लाह ताला कि आपका रोल बहुत मैटर करता है। यू कैन ब्रिंग about change in thousands of lives. The miserable faces that you see all the day in floods and flood affected people or children, और आप सारे उस्मान को भी फॉलो कर रहे होंगे, पिक्चर्स देख रहे होंगे, तो at this point you feel that fulfillment, और मुझे लगता है कि वो जो इतने सालों की स्ट्रगल थी वो मेरी पूरी, उसके पैसे पूरे हो गए। I am in a position to bring about change in so many lives by just my लीडिंग पोजीशन, और आपको एक रेलिवेंस भी नजर आती है कि आपको अगर अल्लाह ने अनायत की है दिमाग की शक्ल में, आप पे जो अल्लाह ने फजल की है, फजल को इस्तेमाल करने का आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये एक ऐसी मोटिवेशन है, जब आप करेंगे CSS इंशाल्लाह आपके लिए फ्यूचर, अगर आपने ये माइंड में रखा है, मैंने शुरू में कुरान पाक की आयत इसीलिए पढ़ी, खुदा फहकम बैन अन्नास बिल हक, लोगों के दरमियान हक को कायम कर, के दरमियान सच को गालिब करना, डोमिनेट करना। वो कैसे होगा? जब आप बाय द लॉ चलते हैं और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपको एक फुलफिलमेंट आती है। एक बात याद रखिएगा, अगर मुझे आज पूछा जाए कि मेरे सारे स्टडी के कैरियर में नर्सरी से लेकर CSS तक सबसे बेहतरीन जो एरा है वो कौन सा है, टू बी वेरी कैंडिड और बिल्कुल ऑनेस्टली बात करूंगा, ये नहीं कि मैं सिर्फ आप लोगों से बात करते वक्त ये बात कर, जेन्युइन मेरा सबसे ज्यादा मजे का जो प्रोसेस था वो ये CSS की स्ट्रगल थी, जिसमें मैं फेल होता था, बिकॉज आई वाज टॉपर थ्रू आउट। जब मैंने मैट्रिक किया आई वाज टॉपर इन माय एरिया, जब मैंने FSC किया आई वाज टॉपर अगेन। ऐसी सिचुएशन में जिसने कभी फेलियर ना देखी हो, आप समझ पा रहे हैं कि हु इज ऑलवेज एट द टॉप, और जिसको हमेशा से अटेंशन मिलती है, और वो जब फेल होता है तो हज़रत अली ने फरमाया कि मैंने इरादों के टूटने से खुदा को पहचाना। उस फेलियर से आप जो सीखते हैं, जो आपके अंदर इंड्योरेंस लेवल आता है, जो आपके अंदर मोटिवेशन आती है फिर से करने की। आज का मौजू भी यही है कि कैसे परसिस्टेंट रहना है, कैसे मोटिवेट रहना है। जो ये प्रोसेस का मजा है, याद रखिएगा, ये जो फेलियर होना या सक्सेस होना, इस प्रोसेस का मजा, ये जो CSS की स्ट्रगल का मजा है। जब आप CSS कर जाएंगे
जब आपकी पोजीशन भी आ जाएगी तो उस लम्हे के मजे से ज्यादा इस प्रोसेस का मजा है। जब आपको चीज अचीव हो जाती है, दैट आप फॉर ग्रांटेड उसको लेते हैं इजी। ये इंसान है, ह्यूमन साइकी, कि हम जब तक स्ट्रगल उस प्रोसेस में हम छोटे छोटे माइलस्टोन्स को अचीव कर रहे होते हैं, उसका मजा ले रहे होते हैं। जब आप सीएसएस कर जाएंगे, हाँ, हजरत अली ने फरमाया कि इरादों के टूटने से खुदा को पहचाना, जो आपने अभी चैट बॉक्स में कहा। इरादों, चीजों के मिलने से खुदा को नहीं पहचाना, चीजों के ना मिलने से, एब्सेंस, जो मिसिंग एलिमेंट रहता है, उससे खुदा को याद आता है। इसलिए मोटिवेटेड रहने के लिए सबसे पहले जो चीज है, एक बुक है बैंडी वुड ने वो बुक लिखी, गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स। उसमें उसने जिक्र किया है कि किस तरह से हैबिट्स को बिल्ड किया जाता है साइंटिफिकली। अच्छी जो आदत है वो कैसे बनाई जाती है। आप अगर चाहते हैं आपके अंदर अच्छी आदत आए, लाइक पढ़ने की आदत आए, ओके, वो भी करेंगे, मैं उधर ही आ रहा हूँ। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अच्छी आदत को अपनाएं, तो उस आदत को कैसे अपनाया जा सकता है, उस तरह का माहौल क्रिएट कर किसी भी हैबिट को। इसलिए जो पढ़ने वाले माहौल होते हैं, जो आपको हॉस्टल में रूम अलाट होता है, वहां पे एक टेबल कुर्सी रखा जाता है, ताकि बंदा उस टेबल कुर्सी को देख के पढ़े, उसके दरमियान में कोई बैरियर, कोई फ्रिक्शन ना रहे। तो उसके लिए जरूरी ये है कि आप इन्वायरमेंट भी वैसा क्रिएट करें, जिस रूम में आप पढ़ते हैं वहां पे किताबें नजर आनी चाहिए, वहां पे टीवी नजर आनी चाहिए। पॉजिटिव अफर्मेशन रखिए। आप उन दोस्तों में उठिए बैठिए जो आपको कहते हैं कि यार आप कर लोगे। सारे नेगेटिव दोस्तों से दोस्ती छोड़ दीजिए स्ट्रगल के दौरान, अदरवाइज यू विल बी डेली आप फेलियर की तरफ ही जाएंगे। मैंने तो ऐसे ही किया था। आपके जितने नेगेटिव दोस्त हैं जो आपको ऐसे ही कहते रहते हैं यार कितने होना सीरियस, वो कोई और ही मखलूक होते हैं, वो लोग करें। उन लोगों से बिल्कुल उठना बैठना, उनसे दोस्ती को बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए। अच्छे अच्छे 2-3 क्वालिटी के लोग रखिए जो आपको ये कहते हैं कि आप कर लेंगे, आप ही कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, और इस तरह की बातें आपसे करें। इस फ्रेंड जोन पे मैंने बात कर ली। दूसरा ये कि आपको अफर्मेशन घर से भी आती रहे। अपने बहन भाइयों को कहें कि वो डेली आपको कहते रहे कि यार आप कर लो, ठीक है। घर से भी एक अफर्मेशन है। सिर्फ घर वालों के कहने से सीएसएस कभी नहीं होगा, जब तक आपकी यहाँ से वॉइस नहीं आएगी, जब तक आपके अंदर एक कन्विक्शन नहीं है कि यू हैव टू डू समथिंग। दूसरा ये कि ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी फ्रॉम स्ट्रेस टू सक्सेस। ये एक आपने पैराडाइम अडॉप्ट करना है। आपके अंदर जितनी एनर्जी उसको ट्रांसफॉर्म कीजिए। फॉर इंस्टेंस बहुत से लोग हैं, मैं पर्सनली जानता हूँ, जिनकी ब्रेकअप्स हुए और उसके बाद उन्होंने सीएसएस, ये बात सुनिए, जिनके ब्रेकअप्स हुए, रिलेशनशिप टूटे और उसके बाद उन्होंने सीएसएस किया। बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ। यही ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी। क्या उधर ही फंसे रह जाना है, उन ब्रेकअप्स भी फंसे रह जाना है, या उस एनर्जी को आपने ट्रांसफॉर्म करके अपने आप को कहीं पॉजिटिवली प्रूव करना है। तो आप ये देखिए कि आपकी डिस्ट्रैक्शंस क्या है लाइफ में। लाइफ में सबसे बड़ी आपकी इस वक्त डिस्ट्रैक्शन मोबाइल होगा। मैं सीएसएस की स्ट्रगल के दौरान मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे लगा के साइड पे रख देता था। 6 आवर्स अ डे मैं लाजमी पढ़ता था, और बाज लोग उससे ज्यादा पढ़ते हैं। मेरा ये इतना ही स्टेमिना था, मैं इतना ही पढ़ता था, लेकिन उसको बड़े कंसंट्रेशन से कि मेरा मोबाइल भी मेरे पास नहीं होता था। ये एक सेल्फ मोटिवेशन है। आपने सेल्फ डिसिप्लिन पैदा करना है, अपने अंदर खुद से रूल्स को लेके आना है कि आपने क्या करना है। उसके लिए जरूरी ये है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन को पहले तो फॉलो करें। तीसरा ये कि कभी भी आप दिन के अंदर लंबे चौड़े टारगेट्स में रखें, मैंने ये भी करना, ये भी करना, स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कीजिए। उसके लिए मैं जो ऐप यूज करता था, कीप नोट्स, गूगल की एक ऐप है, वो मेरे मोबाइल में होती थी। मैं सुबह जब उठता था, अभी आंखें मल रहा होता था, सुबह सुबह बिस्तर पे लेटे लेटे मैं छोटे छोटे टास्क लिख लेता। फॉर इंस्टेंस मैंने लिख लिया कि मैंने आज 10 जो है वो इडियम्स याद करने हैं, मैंने ये करना है। बिल्कुल छोटे छोटे टास्क, एक बड़े टास्क को मैं ब्रेक डाउन करता था। तो ये दैट इज अ जैपनीज टेक्निक, जिसको आप कैन पेन कहते हैं जापान के अंदर। इस टेक्निक पे मैंने छोटी सी ट्रेनिंग भी ली थी ऑनलाइन, तो वहां से मुझे ये कॉन्सेप्ट आया, और फिर मैंने अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट किया। कैन बैन इसको कहते हैं, तो छोटे स्टेप्स में आप फिर एक स्टेप आप कर लेते हो, आपने 10 वो याद कर लिया, आप उसको टिक करेंगे, तो उस ऐप के अंदर आपको पता लग जाएगा मैंने ये अचीव कर लिया। शाम को आपके पास एक नेट रिजल्ट होगा, मैंने इतने टास्क अचीव कर लिए, तो आपको फुलफिलमेंट आती रहेगी, मोटिवेटेड रहेगी। डेली की ये सेल्फ अचीवमेंट की जो फील है, ये आना जरूरी है अगर आपने लंबा खेलना है, क्योंकि सीएसएस लंबी स्ट्रगल का नाम है। आपके लिए कम से कम साल, 6 माह, 4 माह, 4 माह भी कंसंट्रेशन के हैं, उतने चांसेस जरा कम हो जाते हैं। तो एक लंबी गेम तो है, एक छोटी रेस नहीं है। तो लंबी गेम के लिए आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। उसके लिए ये टेक्निक्स हैं,
जो मैं आपको प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ। और प्रैक्टिस एक ऐसे भी इस दफा केपीके में आया, मैं अक्सर ये कोटेशन इससे पहले भी बोलता हूँ, मेरे एक मिलिट्री में दोस्त है, ये बताइए, मुझे बड़ी अच्छी लगी, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितना आपको अमन के दिनों में पसीना आएगा ट्रेनिंग के दौरान, उतना आपका खून कम बहेगा जंग के दौरान। प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप चाहते हैं जस्ट बातें सुनने से, जब सर उस्मान का लेक्चर लेने से, जस्ट मेरी बातें सुनने से सीएसएस तो नहीं, ये बातें होती रहेंगी, साथ हमने प्रैक्टिस को कंटिन्यूस रखना है, उसकी इवैल्यूएशंस करवाते रहेंगे, ठीक है। मेक फ्लो, अपनी रूटीन में फ्लो बनाए, जैसे मैंने वो आपको ऐप बताई की नोट्स वाली, फ्लो क्रिएट कीजिए। आप डेली सेम तरह का टास्क 10 दिन करते हैं तो आपकी वो हैबिट बन जाए, उसमें गैप ना आए, संडे को भी ब्रेक ना लें, ठीक है। ब्रेक्स को जरा निकाल लें, ईद पे बस ब्रेक लें, बाकी आप कंटिन्यूसली भागते रहें थोड़ा थोड़ा, तो आपका वो एक स्टेमिना बिल्ड होगा। जिस दिन आप नहीं पढ़ेंगे ना, आपको उलझन फील होगी, यार इस दिन पढ़ क्यों नहीं रहा। तो आपको सेल्फ अकाउंटेबल होना है, किसी को बाहर से बताने की जरूरत नहीं, यार आज आप, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन से जरा निकलें, डिस्ट्रैक्शन इंटरनेट की हैं इधर उधर की, और सबसे बड़ी जो आज की डिस्ट्रैक्शन है वो है कंफ्यूजन, टू मैनी इंफॉर्मेशन। मतलब आप बहुत से लोगों से ओपिनियन लेते हैं तो आप फिर भी कंफ्यूज, ठीक है। बहुत से लोगों से आप चस्का लेते रहते हो, सीएसएस क्या होता है, सीएसएस कैसे करना है, सीएसपी से दिन रात मिलते रहते हैं, तो आप उतने ही कंफ्यूज हो, ठीक है। बड़ा प्रिसाइज रहें, कंसिस्टेंट रहें, और बहुत ज्यादा लोगों से ओपिनियन लेनी छोड़ दें। जब आप कर जाएंगे तो आप खुद ओपिनियन दीजिए। अब आ जाते हैं जो सवाल आपने शुरू में रेज किए, और अभी जो फर्दर क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं, फिर मैं इन सवाल को भी एड्रेस करूँगा। आप चैट बॉक्स में लिखें या आप वॉइस पे आ जाए, आप अपना माइक बारी बारी ऑन करें और मुझसे पूछें क्या। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई माशाल्लाह बड़ा अच्छा गाइड कर रहे हैं और बड़ा टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर एड्रेसिंग अस। अच्छा अली भाई, मुझे ना एक रिवीजन की स्ट्रेटजी कोई बताएं कि बंदा किस तरह अच्छे तरीके से रिवाइज करे, कि 5 दिन पढ़े, एक दिन 2 दिन रिवाइज कर ले, या फिर मतलब किसी सर को टेस्ट दे ले, या फिर मतलब दिन में 1-2 घंटा रिवीजन करे। किस तरह आप समझते हैं कि वायबल स्ट्रेटजी होगी? आपके पास कितना टाइम है, मतलब कब आपने तैयारी शुरू की? मेरी अली भाई दूसरी अटेम्प्ट है इस दफा। पहली 2022 में दी, अभी रिजल्ट आना उसका। आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने शुरू कर दें, आपकी रिवीजन खुद ही हो जाए। अच्छा, मुझे ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये रहती है कि अभी मेरी के अभी पूरी तैयारी नहीं हुई, पिछला डाटा और ये वो रहता है रिवाइज करने वाला। कॉम्प्रिहेंसिव मैंने नोट्स मेकिंग करनी है, पहले रिवाइज तो आप जो किए है, थे। आप साथ साथ टेस्ट दें, साथ साथ अगली तैयारी करें, और पिछली जो रिवीजन है वो खुद ही होती है, टेस्टों में लिख के गुजरे। वैसे रिवीजन की इसके अलावा क्या स्ट्रेटजी होनी है, कोई वीकेंड पे बंदा कर मेरी, ले कि? नहीं नहीं, मैं आखिरी मंथ्स में आप क्या मुझसे पूछेंगे कि चंद दिनों में करनी है, आखिरी 4-5 महीने रह गए हैं आई गेस। जी जी। 4-5 माह में टेस्ट दें ज्यादा से। ठीक ठीक। अच्छा, और प्रेसी वगैरह ये किस तरह हफ्ते में बंदा एक एक लिख लिया करे, एक प्रेसी हफ्ते में ठीक है? एटलीस्ट 2 के प्रेस ही करें, एक ऐसे करें। थैंक यू अली भाई, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे आपसे एक थोड़ी सी गाइडेंस लेनी थी कि मैं जी जो जी। प्रिपरेशन करती हूँ, सर मैंने अपना स्केड्यूल डिवाइड किया हुआ होता है कि मैंने सुबह ग्रामर पढ़नी है, फिर उसके बाद प्रेसी करनी है। लेकिन सर मेरा ना टाइम का मुझे इशू होता है, मुझे लगता है मैं जितना कवर करती हूँ मुझे लगता है कम है। और मैं मतलब अगर 1 घंटे का सोचती हूँ तो उसपे मैं मैक्सिमम 2-3 घंटे लगा देती हूँ। तो मुझे उसका समझ नहीं आता कि मैं टाइम जो करूँ, कीप मेरे नोट्स में कोर्सेज ऐप रह जाए यूज किस करता तरह। था, जो कीप नोट्स ऐप में यूज करता था, तो एंड पे मेरी जो हाईएस्ट एफिशिएंसी रहती थी, जो मैंने टास्क सुबह लेटे वक्त लिखे होते थे, उनमें से 50% यस मैं सर। कर पाता था। मेरे साथ ये होता था, और आखिरी दम तक, पेपर वाले दिन तक आपको लगेगा कि आपकी तैयारी नहीं। ओके सर। हाँ, उससे नहीं घबराना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, थैंक यू सर।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे आपसे पूछना है, आप काइंडली मुझे ये बता दें कि कहाँ से मतलब टेस्ट वगैरह दें हम, कोई ऐसी एकेडमी है या किस तरह से एवेल्युएशन करवाएं? सर उस्मान ले रहे हैं आपसे टेस्ट? नहीं सर, वो तो करंट अफेयर्स के है ना जस्ट, तो बाकी हाँ, तो ऐसे आप के लिए किसी भी भी एकेडमी को ज्वाइन कर लें। मैं आप ब्रांडिंग तो नहीं करना चाहता किसी एकेडमी की, आप कोई भी एकेडमी ज्वाइन करें जहाँ पे रेगुलर टेस्ट ओके सर, वो थैंक दें यू। आप। अच्छा स्टोरी अली भाई, ये एकेडमी में ना टेस्ट दिए हैं काफी दोस्तों ने, तो ये जो वर्ल्ड टाइम्स है, जो दूसरी हैं, ऐसे ना सिर्फ मार्किंग कर रहे हैं, कोई अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करते। बड़ा एक कोल्ड सा और सरली सा उनका रिस्पॉन्स रहता है। मैं इस पे अब क्या कमेंट कर सकता बस चले, नहीं हमें उनकी बुराई की जरूरत नहीं, हम ये चाहते हैं कि कोई अच्छे टीचर हो जिसमें पैशन हो कि मैंने बच्चों को हूँ। डिलीवर हाँ हाँ, करना है। वो मैंने मुझे, मैं चूंकि बता रहा हूँ, मुझे टीचर्स का तो नहीं आइडिया कि कौन से अच्छे हैं कौन से नहीं। मैंने तो आपको वो गुड़ की बात बताई कि टेस्ट वैल्यूएट करवा। सर आपने कहाँ पर दिए थे टेस्ट? मैंने मॉक टेस्ट दिए थे एंड पे वर्ड टाइम्स। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट। सर वर यू सेटिस्फाइड उनकी वैल्यूएशन से? जिस तरह की कंप्लेंट्स अभी सुनने को वो मिल रही जो हैं कि स्टूडेंट्स इतने ज्यादा होते हैं कि नहीं, वो क्वालिटी जो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। देखिए, हाँ उनके जो वो होते थे ना टेस्ट, आखिर में सिर्फ एक राउंड चलता था, दिन में 2 पेपर, बिल्कुल असल पेपर था, वो दिए। मेरी 3rd अटेम्प्ट थी। नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी सर, मेरा ये सवाल है कि लोगों ने ना ऐसे के बारे में बड़ी मिथ्स बनाई हुई हैं। तो सर हम अगर टोटली हैवी तरीके से ऐसे की तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद ऐसे का पास होना लक पे कितने % डिपेंड करता है? ऐसे कि नंबर 1 हैवी किस्म की तैयारी से क्या मुराद है आप? सर अगर हम अपना एक्सप्रेशन अच्छा कर लेते हैं और थॉट प्रोसेस को भी इवॉल्व कर लेते हैं, आर्गुमेंट्स डेवलप कर लेते हैं। मैं हालांकि ऐसे में फेल हुआ था 2nd अटेम्प्ट पे, बट आई डोंट बिलीव इन लक, उसमें मेरी अपनी गलती थी। अगर आप लक पे बिलीव करेंगे तो फिर तो आप ना ही करें। सर आपकी You have क्या to गलती believe। थी उसमें? मैंने हैंडल नहीं ठीक किया, ओ, तो मुझे समझ आ गई थी कि नहीं नहीं होगा, अगर हो गया पास तो अल्लाह मान लेगा, वरना होगा। अच्छा अली भाई, ये ना ऑनलाइन कुछ डिजिटल लर्निंग में दोस्त हैं मैं, तो कोई अच्छे टीचर ऑनलाइन बता दें जो प्रेसी ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से एवेलुएट कर देते हो या पढ़ाते हो ऑनलाइन। मैं आई एम नॉट कनेक्टेड टू एनी टीचर, तो मुझे आइडिया नहीं कि ऑनलाइन, क्योंकि मैंने किसी से ऑनलाइन तो नहीं करा। ओके। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल है कि जो हम डेली पढ़ते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो उन जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं पास्ट पेपर्स के, तो हम अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन किस तरह कर सकते हैं कि हमने किस हद तक क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया है? क्या हम कर सकते हैं इस तरह खुद सेल्फ इवैल्यूएशन? इंसान कभी भी अपनी गलतियों का खुद जज नहीं होता, अपनी गलतियों का वकील होता है, तो एवेल्युएशन हमेशा थर्ड पार्टी से करवाते हैं। नेक्स्ट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं आपसे दोबारा क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। सर मैंने जी जी। मुझे वोकैबुलरी से रिलेटेड भी थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए थी। सर मैं डेली बेसिस पे 20 वर्ड्स 10 वर्ड्स 20 वर्ड्स लाजमी करती हूँ, और मैं हर संडे को उसको रिपीट भी करती हूँ, लेकिन सर वो बाज़ कैब दफ़ा कौन ऐसा सी जो प्रेसी में कंपोजिशन के पेपर में जी वर्ड्स आने हैं उनकी बात कर रहे हैं? यस यस सर, सिनोनिम एंटोनिम्स के लिए। कहाँ से कर रहे हैं आप, जीआरई से? सर नोआ की एक बुक थी वहां से, तो ठीक है। स्पेशली उन्होंने कुछ वर्ड्स जो थे वो जीआरई की लिस्ट से ना उन्होंने हाई हाँ, फ्रीक्वेंसी वर्ड्स मोस्ट को रिपीटेड पिकअप होंगे किया। ना। यस सर, तो सर हाँ, मैंने तो सोचा यही था, तरीका है, इट्स क्रैमिंग, बार बार रिपीट करें, रिपीटेबिलिटी इज इक्वल टू एक्सपर्टेबिलिटी। लेकिन सर मुझे ऐसे लगता है कि मतलब जब मैं संडे को करती हूँ रिपीट, तो तो वो मुझे भूल कुछ, जाते होते हैं। यस सर, भूल जाते हैं। हाँ, मेरे साथ भी यही होता है, ये ऐसे ही सर एंड उर्दू तक ऐसे ही मीनिंग, चले। मुझे उर्दू मीनिंग याद रह जाता है बाज दफा सिनोनिम्स भूल जाते हैं, बाज दफा एंटोनिम्स बस वो भूल आप जाते फिर हैं। इसी तरह आखिरी दिन तक ऐसे लोग, इसका ओके कोई सर। हल नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई तवीज नहीं है। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर ये मोस्टली स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि पेपर्स पास पेपर्स कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे हैं और उनके सब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल उन्होंने लिखी हुई है बुक्स पे अपनी, एक दफ़ा नोट्स बना लिए हुए हैं, तो सर उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्योंकि सब यही कहते हैं कि पास पेपर्स को देखना है, पास पेपर्स को देखना है, तो अभी क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट है तो पहले हमें बुक को कवर करना चाहिए फिर पास पेपर्स पे आना चाहिए, या फिर पास पेपर्स के थ्रू लिंक करना चाहिए? क्योंकि सर बहुत टाइम हो जाता है ये करते करते कि याद भी करना है, पास पेपर्स भी करने हैं, टाइम बहुत कम है, तो इस लिहाज से जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सारे सब्जेक्ट्स को कि वो कवर भी हो जाए? योर फर्स्ट अटेम्प्ट शुड बी लाइक कि ये लास्ट अटेम्प्ट है, नंबर 1। कभी अटेम्प्ट को आपने शुगल में पहली अटेम्प्ट समझ के नहीं देना, उसको लास्ट अटेम्प्ट समझ के देना, क्योंकि आपकी मैक्सिमम एफर्ट के बावजूद भी कई दफा अल्लाह ताला इरादे तोड़ देते हैं। बात समझ आई? नहीं सर, ये तो मैं यही समझ के कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है दूसरा मेरी ये लास्ट है भी हो। कि उसको कैसे किया जाए, उसका तरीकेकार ये है कि दोनों तरीके हैं। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आपने बुक को तो पहले करना है, पास पेपर बाद में करना है। पास पेपर्स के बारे में ये होता है कि एट लीस्ट पास पेपर तो करो, कम से कम ये तो करो। ज़कात जो है वो 2.5% है, वो 2.5% है कम से कम, आपने उसके अलावा भी गरीबों को देना तो। बात समझ आई? एटलीस्ट पास पेपर तो करो। जो बिल्कुल किसी को शॉर्टकट बताना हो उसको यही कहा जाता है कि पास पेपर तो करो, वरना सर टाइम तो आपको पता ही है नो, शॉर्ट ही है। बट देयर आर सो मेनी पीपल जिनके पास टाइम था है वो करेंगे। यू आर कंपीटिंग विद बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ठीक है ना? बताओ कि कंपटीशन बेस्ट ऑफ द बेस्ट से है। बहुत से लोग हैं इसीलिए ना जिनके कि पास कोई एक्सक्यूज नहीं है टाइम का, तो नेक्स्ट टाइम इसीलिए दे सर लेंगे, वो आपके पास ज्यादा स्क्वीज हो गया। नहीं सर, नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं सर, यही देना है और इसी पे ही बात कर रही हूँ कि टाइम कम है तो पास everyone पेपर्स wants को। to everyone wants to go to heaven but no one wants to die. तो आप पास सर पेपर्स करें, एटलीस्ट पास पेपर करें। सर एक सवाल पूछना है मुझे। जी जी। सर मुझे ये पूछना है कि ये जो लोग कहते हैं कि रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा यूज करें ऑप्शंस के लिए 2 से 3, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं कि हमें सोर्सेज कितने यूज करने चाहिए एक सब्जेक्ट के लिए? आपके पास कॉपी पेंसिल है इस वक्त? जी सर। लिखें जो मैं लिखाने लगा, सारे लिखो। 57 लोग हो, सारे निकाल लो, लिखो। जी सर। इट इज बेटर जी सर। टू रीड जी। one good book One good book 10 times 10 times than reading जी सर 10 books जी सर once. ठीक है अब आप मुझे पूरा पढ़ के सुनाएं क्या लिखा। It is better to read one good book 10 times than reading 10 books once. I hope I have answered your question. Next. Yes sir. ठीक, thank you. कोई सवाल नहीं है किसी का? मैं आपके आखिरी सवाल तक सेशन कंटिन्यू करूंगा। हेलो जी जी। सर, मेरा सवाल ये है कि मैंने अपनी अटेम्प्ट दी है अभी रिसेंट वाली, तो मुझे जो एक इश्यू हुआ कि आई हैव अ नोट और उसको मैंने शॉर्ट नोट्स भी बना सकती थी जितने मैंने बनाए, बट 2 घंटे में और पेपर से आने के बाद जो टाइम पीरियड होता है उसमें 2 सब्जेक्ट को रिवाइज करना, 2 आपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए में पूरा सिलेबस रिवाइज करना इज रियली नियर टू इम्पॉसिबल, जिसमें आपने नींद भी लेनी है अपनी, आपने ब्रेक्स भी मैं लेनी आपका है। आवाज बीच में कट गई थी, अब मुझे दोबारा बताइएगा। सर मेरा सवाल ये है कि जब आप शॉर्ट नोट्स भी बना लेते हैं तो पेपर के दौरान क्योंकि आप एक स्ट्रेस माहौल में होते हैं तो उसमें 2 सब्जेक्ट्स को हाफ डे में जिसमें आपने नींद भी पूरी करनी है रिवाइज करना थोड़ा टफ हो जाता है, और वो और ज्यादा टफ हो जाता है जब 2 पेपर के दरमियान जो 2 घंटे का गैप आता है और आपने दूसरा कोर्स रिवाइज करना होता है, तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी है? पूरा सिलेबस तो रिवाइज होता ही नहीं है। मेरे इस्लामिक स्टडीज के टोटल नोट्स 4 पेजेस के थे, 3 पेजेस शायद।
सिर्फ हेडिंग्स लिखी हुई थी। वो नहीं होता जैसे बूटी नहीं बनाई होती पेपर के लिए, ये एक पेज है, तो एक सवाल जो है, एक सवाल का डाटा ये अगर मैं दिखाता हूँ, इतनी सी फिजिकल जगह पे उसकी हेडिंग्स थी। आपकी नजर से वो सारा सिलेबस गुजर जाता है। जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं, मॉक शॉक ये वो, तो आप तब भी उन्हीं नोट्सों से दे रहे होते हैं, तो आपका इतना वो हाथ सेट हो जाता है सेम नोट्स यूज करने का, कि जो आपको 2 घंटे, बहुत से पेपर्स ऐसे थे जिनमें मैंने रात को एक पेपर का पढ़ता था, सुबह जो गैप आता था घंटे 2 घंटे का आई गेस गैप, तो उसमें मैं फिर वो शॉर्ट से नोट्सों को नजर मार लेता था। लेकिन वो इतनी दफा रिपीट हुआ होता था कि मेरे लिए बहुत इजी था। रिपीटेबिलिटी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेबिलिटी। मेरे लिए बिल्कुल ऐसे ऐसे नोट्स पढ़ लेता इस्लामिक स्टडीज अगर, अच्छा ये इतना वो चीजें तैयार होती थी पहले। सर एक सवाल और कर लूं? जी जी। सर ये जो हर थोड़े दिन बाद स्ट्रेस होता है और आपको ये महसूस होता है कि नहीं होगा, आपसे नहीं होगा, इसको कैसे हैंडल किया जाए? ये बहुत ज्यादा होता है कुछ थोड़े दिन बाद। यस तो सर, ये आपके बहुत गिर्द, हाँ आपके गिर्द जो आपकी फ्रेंड्स हैं, सहेलियां हैं, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नहीं, मैं आजकल तो घर पे हूँ, फ्रेंड्स नहीं है, लेकिन सारे अपने अपने फील्ड्स में, मैं ही तैयारी कर रही हूँ बस अकेली। ओके, आपने जो रूम है उसमें कोई पॉजिटिव कोटेशन वगैरह लगाई हुई? नहीं तो वो लगाए ना। आप जब सर। सुबह मार्कर एक रखें, जो मैं करता था, सुबह आईना देखता था, उस पर एक कोटेशन पॉजिटिव लिखता था। विंस्टन चर्चिल की बड़ी अच्छी कोटेशन, आई वुड रीड, सामने अपना भी नजर आ रहा होता था सामने, उसी के ऊपर मार्कर से कोटेशन। तो one of them that is my favorite quotation, success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm। ठीक है, आप एक तो ये करें, दूसरा शाम को, रात को मोटिवेट कंटिन्यूस रहने के लिए किसी ना किसी मोटिवेशन स्पीकर की 10 मिनट सुने। कासिम अली शाह इज वेरी फाइन, उसको सुन। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। मुझे कासिम अली शाह साहब ने बड़ी हेल्प आउट की मोटिवेट रखने के लिए। जब डीमोटिवेट 2 दिन बाद होता था, उनकी को 5 मिनट 10 मिनट का क्लिप होता था, मैं गायबाना ही शुक्रिया अदा करता था, शुक्र है यार किसी ने बातें अच्छी। सर आपने कितने सालों में की सीएसएस की तैयारी, या कितने टाइम में की थी? मैंने बताया आपको स्टोरी के, पहली मेरी 16 में अटेम्प्ट थी, दूसरी 17 में थी, तीसरी 20 में थी। तो कितने साल हो गए टोटल? 15 से 5-6 साल की स्ट्रगल है। बीच में गैप भी आया व्हेन आई वाज इन जॉब, तो 2 साल मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। सर आपके नोट्स मेकिंग के बारे में पूछना था। जैसे आप बता रहे थे कि सिर्फ 4 पेजेस पे इस्लामियात के नोट्स थे, तो क्या लीनियर फॉर्म में नोट्स थे या फिर माइंड मैप्स की शक्ल में आने चाहिए? तो किस तरह आपने सिर्फ 4 पेजेस पे लिख लिया? नहीं, वो आप जब ये वाले पेजेस नहीं, वो जो बड़ा पेज, दस्ते का पेज नहीं होता, वो मिलते हैं बाजार से लिखने के लिए, दस्ते उस साइज का पेज, तो वो 4 पेजेस पे वो सारा था। वो इसी तरह लिखे हुए थे, मतलब हेडिंग्स थी ना, इशारे चाहिए थे ना मुझे, उसकी बैक एंड स्टोरी तो मुझे आती थी। सिर्फ कीवर्ड्स, यानी कि कीवर्ड्स मतलब, हाँ वो शॉर्टेस्ट नोट्स ऐसे ही होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, क्योंकि बैक एंड स्टोरी आपने सारा साल पढ़ी है। सर ये जो सीएसएस के एग्जाम के दौरान आपको पेजेस मिलते हैं, वो आम दस्ते वाले होते हैं जब उनसे बड़े होते हैं? उतने ही होते हैं एग्जाम के दौरान। उतने। ठीक है सर मेरा क्वेश्चन है कि कुछ 102 चीजें ऐसी कुछ बता दें कि जो कि हमारे क्वेश्चन को इक्विप कर दें, जो कि स्टैंड आउट करे बाकी सब पेपर्स में से, राइट, जो चेकर है उसको इम्प्रेस करे हमारे ऊपर। इस्लामिक स्टडीज, इस्लामियात के पेपर में आप फेल हो जाएंगे बशर्त ये कि अगर आप 2 काम नहीं करें। एक तो आपने हर हेडिंग के अंदर उसको सब्सटेंशिएट करना है, आंसर को सब्सटेंशिएट कैसे करना है, सिर्फ एक ही तरीका है, आयत लिख के या हदीस लिख के। कहानियां नहीं लिखने बैठते। फॉर इंस्टेंस जेनरोसिटी या सखावत, आपने हेडिंग दी, आपने लिखा इस्लाम में सखावत है, इसकी बड़ी अहमियत है, सखावत अच्छी बात होती है, इससे दौलत सर्कुलेट होती है। ये कहानी लिखने की जरूरत, ठीक है। आप इसकी बजाय क्या करेंगे, इस्लाम ने सखावत पे जोर दिया, आयत लिखेंगे, बात खत्म, अगली हेडिंग। सभी एक वरना क्वेश्चन आप इस्लामिया में फेल हो जाएंगे। एक क्वेश्चन पे कितनी हदीस और आयतें हों?
सब्सटेंशिएट करने के लिए? जितनी आपकी हेडिंग्स हैं, हर हेडिंग को फर्दर आपने उसी से सब्सटेंशिएट करना, अदरवाइज वो हेडिंग खाली है, कंटेंट नहीं है, ना ही उसने पढ़ना है। ये कहानियां नहीं वो पढ़ने बैठा, सखावत बड़ी अच्छी चीज है, होनी चाहिए। यहाँ आता नहीं, गुर्बत को दूर करने के लिए इस्लाम ने कौन सा हल दिया है, तो आप लिखते रहे गुर्बत को दूर करने के लिए बड़े बड़े हल दिए। जी जी सर, तो हम क्या इस तरह कर सकते हैं कि नोट्स बनाने के बजाय हम रिलेवेंट जो है अहादीस और आयत वो ही लिख लें? यस 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 यस, ये तो आपने करना है, आपको आयतें याद हों। जी सर, ओके सर। अब दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, आपको उसका तर्जमा याद है उर्दू में या इंग्लिश में और एग्जैक्ट याद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, आपने अरबी में आयतें याद की, टॉपिक वाइज ना, रट्टा लगाया हुआ है, आप फिर अरबी में लिखें, फिर तर्जमा लिखने की जरूरत नहीं है, और आप नहीं लगाने होते। मैंने ऑप्शन नंबर 2 ऑप्ट की थी, मैंने इस्लामियात पे एक्स्ट्रा मेहनत की थी, क्योंकि 2016 में अटेम्प्ट थी, तो 14-15 में जो ट्रेंड था वो इस्लामियात उड़ रहा था। मैंने कहा इसमें स्पेशल मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैंने फिर आयतें याद की थी। मुझे 6-7 माह लग गए थे, मेरी जरा मेमोरी स्लो है, तो मैं उसको लिख लिख के याद करता था, तो मैं आराम नहीं लगाता था। इस तरह है कि जब भी हम इस्लामियात पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ ही आता है इसमें से, क्योंकि इसमें सब चीजें जो है हमने पढ़ी हुई होती है, लेकिन उसमें से सिर्फ आयत के अलावा तो सब कुछ आता होता है, वो तो मैट्रिक के बच्चे को भी आता है। तो सर हम नोट्स इस तरह बनाए कि बस वो एक टॉपिक लिख ले और आपने सिर्फ हेडिंग नोट्स ऐसे बनाए, हेडिंग लिखें, आयत लिखें, बस, बाकी कहानी तो आती है, ना लिखनी है वहां पे। अस्सलाम वालेकुम सर, कहानी वहां लिखनी ही नहीं है, जरूरत नहीं है लंबी कहानियां, ऐसे एक एक दो दो लाइनें, आपका तभी वो 35 मिनट्स खत्म हो जाएंगे ना पेपर में एक सवाल करने के। अगर सिर्फ आयतें और हेडिंग्स लिखें, बीच में थोड़ा थोड़ी लाइनें एक दो डाल के, तो आपको खत्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था कि इस्लामियत जो है वो उर्दू में प्रेफर करनी चाहिए या इंग्लिश में? जिसमें आप कंफर्टेबल है, मैं उर्दू में था तो मैंने उर्दू। अच्छा, और सर ऐसे के लिए जो डाटा कलेक्ट करना है उसके लिए थोड़ा सा गाइड कर देंगे, मतलब थीम्स वगैरह जो है उन पे डाटा कलेक्ट करें, किस तरह करें, क्या बहुत करें? ज्यादा डाटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, एसेज एंड आर्ट, ड्राइविंग है ये, वो आर्ट सीखें, उसके लिए ज्यादा डाटा रिपोर्ट नहीं लिखने बैठ जाए। ऐसे की सिंपल डेफिनेशन इज, ऐसे एक ऐसी तहरीर को कहते हैं जो एक मैट्रिक पढ़ा बच्चा जब पढ़ेगा तो वो पूरा इशू समझ जाएगा आपकी तहरीर से। आप पीएचडी की ऑडियंस नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। सर ऐसे भी हो सकता है कि इस्लामियात के पेपर में आपको कहीं आप आयत लिख दो, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा टॉपिक आ गया जिसमें आपको आयत का तर्जुमा याद है, थोड़ा मफहूम टाइप, लेकिन आपको एग्जैक्ट आयत नहीं याद, तो आप मफहूम करके लिखो उसका तर्जुमा, तो ऐसा कर मफहूम ही सकते हैं? लिखेंगे आप, उसको इन्वर्टेड कॉमा में नहीं डालेंगे, लेकिन वो लास्ट प्रेफरेंस है ना, लीस्ट, उसके नंबर लीस्ट ही मिलेंगे। ठीक है सर, इस्लामियात में जब हम आयत वगैरह कोट करते हैं तो सूरा या आयत नंबर, जैसे सूरा फॉर एग्जांपल है, तो वो याद रखनी चाहिए। सर मुझे भूल जाती है, मुझे आयत तर्जुमा याद रहता है, लेकिन मुझे भूल जाता है कि ये कौन से सूरत से मैं है। समझ गया। उसमें सबसे प्राइम ये है, जैसे कहते नहीं, अगर आप बुराई देखो तो क्या करें, हदीस में जो है कि बुराई देखें तो आप उसको अपने जोरे बाजू से रोकें, नहीं रुकती फिर जुबान से रोकें, नहीं रुकती फिर दिल में ही बुरा समझे। तो सबसे प्राइम ये है कि आपको आयत नंबर और वो याद हो, नहीं होता, जो कि मेरी सेकंड कंडीशन थी, मुझे भी नहीं होता था, तो मैं ब्रैकेट डाल के अल कुरान लिख देता। सर ऐसे के बारे में थोड़ा गाइड कर दें प्लीज, थोड़ा। क्या गाइड करूं, स्पेसिफिक बात करें। सर ऐसे के इशू ये है कि जैसे आउटलाइंस की प्रैक्टिस करते हैं, आपको आ जाता है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन भी मतलब मोस्टली लोग कर रहे होते हैं, मतलब गलत से ही आ जाता है। प्रॉब्लम पैराग्राफ लिखने में होती है, तो वो शायद कंटेंट नहीं है, पता नहीं इस वजह से, या पैराग्राफ नहीं लिखा जाता। ऐसे पे जुबानी बात कैसे, पैराग्राफ कैसे लिखेंगे, ये कहानियां तो आप सुन चुके होंगे मुख्तलिफ जगहों से। असल है प्रैक्टिस, पैराग्राफिंग क्या है, तो जिसमें इशू, ये कस्टमाइज्ड इश्यूज हैं, हर एक को आएंगे डिफरेंट तरह के, तो उसकी प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस सर और एवैल्यूएशन। आपने कितने ऐसे लिखे थे पेपर्स से पहले, कितने लिखे मैंने थे? 20-25 एटलीस्ट।
सर कुछ लोग होते हैं, मैंने एक बंदे से सुना कि वो वैसे तो ओवरऑल वो फेल हो गया, उसकी एलोकेशन नहीं हुई, लेकिन ऐसे उसका पास था और उसने कहा कि मैंने पहला ऐसे ना पेपर में बैठ के लिखा था, 2018 की अटेम्प्ट थी उसकी ग्लोबल वार्मिंग में, उसने ऐसे लिखा था। तो सर ऐसा भी सीन हो जाता है? उसका बैकग्राउंड क्या था लड़के का? इंजीनियरिंग था सर। उस दौरान उसकी रीडिंग भी होगी, वो उसने नहीं आपको बताया। कई लोगों का एक्सप्रेशन पहले का बिल्डअप होता है और वो आपको कहते हैं कि ऐसे पहले बैठ के लिखो। सेफ खेलना है या रिस्क पे खेलना है? सर गलतियां बता दें जो मोस्टली मेजर गलतियां होती हैं ऐसे में बच्चों की, जो उड़ा देती हैं बच्चों को। ग्रामर नंबर 1, सब्जेक्ट को नहीं समझ पाए, मौजू को मिस हैंडल कर दिया। तीसरा, कंक्लूजन तक पहुंचे नहीं, टाइम खत्म हो गया। ये ब्लंडर मेजर, ग्रामर पे उड़ जाते हैं लोग अक्सर। सर ये सर बताइएगा कि अगर इस्लामियत में हम अगर सिर्फ आयत है, आप पूरी आयत लिख दें, टाइम मतलब शॉर्ट है, हम आयत लिख दें, उसकी ट्रांसलेशन ना लिखें इंग्लिश या उर्दू, ठीक है, तो क्या ये मतलब सेफ साइड है? और दूसरा ये भी कि मैं ऐसे ही आप करता था, मैं सिर्फ आयत लिखता था अरबी में। ठीक हो ट्रांसलेशन की गया। और जब जहाँ पे अरबी लिख देनी ना आपने, हाँ वहां जी, पे जरूरत ही नहीं है कि तर्जमा लिखी, क्योंकि ठीक आपने हो गया, अल्लाह के लफ्जों को लिख दिया। बिल्कुल ठीक है। कुछ ओवरलैपिंग क्वेश्चंस होते हैं, नहीं क्वेश्चंस नहीं, उनके अंदर जो हमने बात करनी होती है, जैसे जस्टिस पे आपने 2 क्वेश्चंस में बात करनी है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि वो जो एक ही आयत है या जो रिपीट हो जाए, उसको कोई हम मसला नहीं है। कितना के सही हो रिपीट गया। आ जाएगा, सेम क्वेश्चन तो नहीं ना, 2-3 आयतें हाँ रिपीट हो जाए, खैर है, खैर है। हाँ जी, ठीक है। और आपकी थर्ड अटेम्प्ट थी, आप किस तरह इतनी देर मोटिवेटेड रहे, या आपको क्या लगा, क्या वजह थी कि आपकी पहली 2 अटेम्प्ट्स में आपकी कोई गलती, जो मतलब क्या गलती थी आपकी पहली 2 अटेम्प्ट्स में, जो थर्ड में आपने इतना परफेक्ट किया उसको के? पहली में कंपोजिशन में मैं फेल हुआ था, और वो भी अपने से हुआ था। मेरी उस वक्त इंग्लिश एक्सप्रेशन उतना सेट नहीं था, मतलब अभी उसमें मुझे खुद पता लूप होल्स थे, मैं फेल हो गया। उसी सब्जेक्ट में हुआ जिसमें मुझे था कि मेरे हैं इश्यूज। दूसरी दफा ऐसे में फेल हुआ, वो मैं बता चुका हूँ, मैं मुझे वहीं पे पता, मैं मिस हैंडल कर। तीसरी दफा मैंने फिर वो बारी आने नहीं दी, मिस हैंडलिंग की कमी। उसको मेरा अगर आप देखें तो तीसरी अटेम्प्ट में जो है वो कंपोजिशन में 70+ मार्क्स, 75 आई बस। सर आप क्या प्रेफर करते हैं कि एक स्टूडेंट को कितनी तैयारी के साथ एग्जाम में बैठना चाहिए, मतलब कितना उसका सिलेबस कवर हो? मैं तो 100% के साथ बैठा हूँ। बाकी आप सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये इस्लामियत से रिलेटेड है सर, मुझे थोड़ा सा गाइड करिएगा कि एक क्वेश्चन कितने पेजेस पे उसका जाना चाहिए इस्लामिक स्टडीज में? आपका जहाँ डाटा खत्म हो जाएगा वहां छोड़ दीजिए। ऑन एवरेज 4 to 5 पेजेस, एक पेज। ये जो है ना, ये 2 पेजेस, 4 लीव्स, ये 2 पेजेस है। तो ऐसे आप 4 पेजेस, मतलब 2 एटलीस्ट इतना हो, लेकिन वो इतना टू द पॉइंट, क्रिस्प, टारगेटेड, आयतों से बढ़ा हुआ हो कि फिर उसके बाद गुंजाइश ही ना। सर कि एक आंसर 4 पेजेस का होना चाहिए एटलीस्ट मैक्सिमम 5, उससे ऊपर ना जाए, वरना आपका टाइम शॉर्ट हो जाएगा। अब ये हर एक की लिखाई पे भी डिपेंड करता है। मेरी ये लिमिट्स थी, ये लिमिट्स का कैसे आपको पता लगेगा कितने पेजेस का हो? जब आप मॉक शॉक देंगे, फिर आपको अपनी खुद ही लिमिट्स का पता आइडिया हो जाएगा। स्पीड इस्लामिक स्टडीज के लिए क्या सबके लिए इस तरह? सबके लिए यही। मेरी सिवाय पंजाबी में कभी शीट ही नहीं लगी। सर पंजाबी का पेपर इस बार हिट हुआ, इतने मतलब उसमें इस तरह के क्वेश्चंस थे, तो पंजाबी में मार्क्स गेनिंग टेक्निक्स क्या हो सकती हैं? पंजाबी इस दफा भी इजी था, सीधा सीधा था। सिर्फ लोगों ने क्या किया होता है, सिलेबस छोड़ा होता है, सिंपली वो घुमा के उसने पूछा तो आपने डाटा तो वही लगा। पंजाबी में मेरे हर दफा 80, 84, 85 ऐसे नंबर आए। आप सर इवैल्यूएट पंजाबी में कितने शेर लिखने चाहिए एक क्वेश्चन में? एक क्वेश्चन में जितनी हेडिंग्स हैं, हर एक में शेर ही लिखना है, एक एक लाइन और शेर, जैसे ये इस्लामियात का बताया।
और ये करके भी आपके 4-5 सफ़े हो जाए, इसका मतलब काफ़ी डाटा होगा ना। शेर आपको रटे होंगे। सर कागा खाइयो सब तन खाइयो, खाइयो चुन चुन मांस, दो नैना मत खाइयो इन्हें पिया में लगती आस। मुझे वो याद आ सर गया। मेरा भी एक क्वेश्चन है आपसे कि जैसे हम पंजाबी की बात करते हैं, आप बाबा फरीद जो है उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने उसकी पोइट्री जो है वो दरमियान में लिख दी, तो बाकी जो बाकी शायर जो है उनके बारे में, बाबा फरीद के बारे में जो कहते हैं, क्या वो रेफरेंस ऐड करना लाजमी होता है? जब आपके पास ये तैयारी हो जाए ना, फिर वो एक्स्ट्रा टॉपिंग है। आपने देखा पिज्जे के ऊपर आप जब ऑर्डर करते हैं हम कहते हैं चीज भी डाल दें, तो पहले बेस उसकी डो तो तैयार करो, जब आपके पास मेमोरी बचे तैयार हो जाए तो कर लो, नहीं तो रहने दो। जी सर एक और क्वेश्चन है प्रेसिडेंट कंपोजिशन के पेपर के हवाले से। आपने जब प्रिपरेशन की थी तो उसमें जो पेयर ऑफ वर्ड्स और ये जो इडियम्स वाला पोर्शन है, इडियम्स तो मैंने जो हाफिज करीम का जो की बुक है उनसे मैंने प्रिपेयर किए हैं, लेकिन सर ये जो हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स है ये इतने सारे, इसको पास पेपर से प्रिपेयर करें या तो रिस्क ले लें, पास पेपर से प्रिपेयर कर लें, या फिर हाफिज करीम का छुटकाई की बुक से कर लें? पास पेपर्स तो मस्ट है ना, उसमें कितने होंगे? थोड़े से होंगे। मतलब आप पिछले 10 साल को ले लें, 10 अगर हर एक में हो तो 100 है सिर्फ, वो तो एटलीस्ट कम से कम ज़कात तो देनी है। उसके आगे फिर आपने वो हाफिज करीम का सारा कर। देखिए आपने बेस्ट ऑफ से बेस्ट से कंपटीशन है भाई, सीधी बात है। नहीं आपसे हो रहा तो ना आए CSS, कोई और तो आ जाएगा। सर आप कोई इवेल्युएट कोर्स ऑफर कर रहे हैं, बेशक सिर्फ पंजाबी के लिए ही? आप पंजाबी का मुझे चेक करवा सकते हैं, उसके लिए मुझे उस्मान साहब बड़ा जोर लगा रहे हैं पिछले 3 से 4 महीनों से कि आप पंजाबी क्यों नहीं कर रहे। मैंने एक सेशन पंजाबी का नोवा में पढ़ाया, जब मेरा CSS हुआ 2 सेशन मिलकर पढ़ाए थे, तो बड़ा अच्छा तब रिस्पॉन्स था, बच्चों को अच्छा पढ़ा दिया था। अब उसी को देखते हुए मुझे ये समझ आ गई कि नहीं, मैं पंजाबी का अच्छा टीचर, तो मैं किसी और सब्जेक्ट की तरफ आ भी नहीं रहा है। तो वो मुझे कह रहे हैं उस्मान साहब, अब उनसे कोऑर्डिनेट करता हूँ, तो अगर मैंने शुरू जी किया तो अली साहब, आपको बता दूं। मैं इधर ही हूँ। सो आप मुझे बस डेट बताएं, मैं शुरू करवा दूंगा आपका सेशन। अच्छा उस्मान साहब इधर ही हैं, कैसे हैं जी मैं सर, कैसे हैं? बस करम अल्लाह का, आपकी दुआएं। अच्छा चलिए, मैंने इनको कहा है कि आपने आखिरी क्वेश्चन तक मैं सेशन कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप जितने सवाल करने का। अच्छा चलिए, आपका जो है वो बड़ा स्टेमिना रिक्वायर होगा कि इनके क्वेश्चन तो खत्म नहीं होंगे। तो आप ये करें कि पंजाबी का मैं उस्मान साहब से कोऑर्डिनेट करूंगा, ये फिर आपको बता भी देंगे, फिर उसको देख लेंगे। लेकिन अनकरीब इंशाल्लाह ताला आपको 3-4 दिन में पता लग जाएगा, तो फिर आप बाय पोस्ट चेक करवा लीजिएगा, इस तरह कुछ कर लेंगे। सिर्फ वैल्यूएशंस को देखते हैं, अब टाइम तो पढ़ाने वाला। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं आपकी इस्लामिक स्टडीज और पंजाबी देख सकता हूँ वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? ओके सर। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप PDFs जो हैं अपनी, वो अगर आप शेयर कर दें, ताकि आपका जो पैटर्न है, क्योंकि आपके माशाल्लाह तीनों अटेम्प्ट्स में ही अच्छे नंबर है रिटर्न में, तो चले हमें आइडिया हो जाएगा कंपल्सरीज में ना, अगर पॉसिबल है आपके लिए। ठीक है, वो मैं अभी मोबाइल में ढूंढता हूँ, आपको कल तक मैक्सिमम इंशाल्लाह ताला वो उस्मान साहब से मैं शेयर कर दूंगा वापस। अच्छा, और सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर जो सेकंड अटेम्प्ट जो प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, हमें भी पता है आपके पास टाइम नहीं है, आपका टाइम बहुत कीमती है, लेकिन अगर हम कुछ इस तरह कर लें कि अगर आप कुछ हाफ ऑफ बुक के कोई अगर इंडिविजुअल पर्सन आपको देना चाहे कि 3-4 असाइनमेंट्स ना पर सब्जेक्ट की, किस सब्जेक्ट तो करंट मतलब अफेयर नहीं मैं लूंगा? नहीं करंट अफेयर तो सर को दे रहे हैं, वो सर को दे। जी करंट अफेयर तो सर को दे रहे हैं, ना ही लेकिन ऐसे लूंगा, ना ही करंट अफेयर लूंगा, ना ही कंपोजिशन। इस्लामियात का दे दें मुझे, जी और हाँ पंजाबी दे दें, या हिस्ट्री इंडो पाक का दे दें अगर है किसी। जी तो ये पर पर्सन मैं एक से ज्यादा एवेलुएट नहीं करूंगा। अच्छा चलें सर, आप मतलब वो मैं आपसे उस्मान साहब से कोऑर्डिनेट कर लूंगा, तो उसको देख लेंगे। यानी आपका जो बेस्ट पेपर होगा सिर्फ वो एवेलुएट मेरे से करवाएं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन सर ये है कि अभी जो नेक्स्ट मंथ कुछ स्टूडेंट ना कस्टम में अपीयर हो रहे हैं, तो मैं भी उनमें से एक हूँ, तो सर उस्मान से भी पूछा था, लेकिन आज आपसे डायरेक्ट ही बात हो चुकी, मतलब पॉसिबल है, तो आप काइंडली अगर ये बता दें कि ये जो नेक्स्ट मंथ जो पेपर है
कस्टम 1 पेपर का। तो वो यही है सिंपल, जो मतलब पास पेपर्स ही हमने करने हैं इंडिविजुअल, या कोई अगर आपसे कस्टम इंस्पेक्टर की पेपर की बात कर? जी जी हाँ, 1 पेपर। अच्छा, उसका वो ये जो 1 पेपर की तैयारी होती है सिंपली, वो कोई पास पेपर नहीं, वो कस्टम रिलेटेड पेपर नहीं आना, कोई कस्टम का एक्ट नहीं आपसे उसने पूछना, ना ही उसने ये पूछना पोर्ट्स ड्राई पोर्ट्स कितनी, जिस तरह के बाकी जॉब्स के 1 पेपर है सेम पेपर आता है। सर मेरा ये क्वेश्चन था इससे रिलेटेड कि ये जो 1 पेपर के एमसीक्यूज होते हैं, अगर इनको मतलब ये सीएसएस के एमसीक्यूज के साथ कितने को रिलेटेड होते हैं, या अगर कोई बंदा इनकी रिलेटेडली तैयारी करना चाहे एक साथ, वो किस तरह रिलेटेड से अगर 1 पेपर की रिलेटेड तैयारी की तो मार्केट में बुक्स अवेलेबल है। जैसे पास पेपर्स को देख लें, फिर आप देखें कारवान की एक है जीके की बुक, मेरा ख्याल है इंसाइक्लोपीडिया टाइप, वो इस तरह 1-2 किताबें वो करनी पड़ती है। मैंने आपको कोटेशन लिखवाई थी, इट इज बेटर टू रीड 1 गुड बुक्स, वो 1 गुड बुक चूज करके उसको रिपीट करते हैं, ये विर्द वाला हिसाब है। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी जी। सॉरी सर, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। आपने बताया कि आपका बहुत लंबा ये जर्नी था सीएसएस का, तो सर मैं पूछना चाहती हूँ कि आपका बैकग्राउंड क्या था और अभी आप किस में एलोकेटेड हैं, और आपने कंपोजिशन पे कितना जोर दिया और कंपोजिशन को किस तरह से बेटर बनाया। लाइक मोस्टली जो इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड होता है या टेक्निकल जो बैकग्राउंड होता है, लाइक मेरा भी इसी तरह है, तो कंपोजिशन को तैयार करने में थोड़ा सा मसला होता है, ग्रामर इतनी अच्छी नहीं होती। वैसे इंग्लिश आती है लेकिन ग्रामर नहीं आती। आपने ये सवाल सबसे ज्यादा फनी एलिमेंट्स क्वेश्चन का ये कि आप किस में एलोकेटेड, तो चले मैं आपको इसका उर्दू में जवाब देता हूँ कि मैं पाकिस्तान इंतजामिया में एलोकेटेड। कुछ समझ आया या इंग्लिश में बताऊं? आ गया सर, आ गया। तो अच्छा, आपका सवाल ये था कि इंग्लिश नहीं आती, तो वो तो प्रैक्टिस है, इस पे मेरा ख्याल है मैं पूरा पिछला सेशन चलाया। आप लेट आई हैं तो चलने, इकबाल ने कहा है चलने वाले निकल गए, जो चलते हैं ना, चलने वाले निकल गए, जो ठहरे जरा कुचल गए। आप रुक गई थी तो कुचली गई, लेट आ गई, लेट कमर्स तो फिर। सर आप बता सकते हैं आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से थे? आईआर, आई लॉ, पंजाबी, इंडो पाक हिस्ट्री और जेंडर स्टडीज। आई लॉ का मैं टॉपर हूँ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एनी क्लासेस फॉर आई? क्या चीज? अस्सलाम वालेकुम सर। आई लॉ के बारे में काइंडली थोड़ा सा गाइड कर दे, क्योंकि जिससे भी पूछा है वो यही कहता है आई लॉ में मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, और बेशक सिलेबस थोड़ा है क्रिमिनोलॉजी के अकॉर्डिंगली, क्रिमिनोलॉजी का थोड़ा सा लेंथी सिलेबस है, लेकिन आई लॉ का थोड़ा है, बट कहते हैं कि एग्जामिनर उसमें नंबर्स नहीं देता है, तो इसी वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई हुई आई लॉ में और क्रिमिनोलॉजी में। उसमें भी इसलिए नंबर नहीं लोगों के आते, सब्सटेंशिएट नहीं करते। सब्सटेंशिएट कैसे होता है आई लॉ का पेपर? थ्रू आर्टिकल्स के रेफरेंसेस, थ्रू केस लॉज, ये 2 चीजें हों तो सब्सटेंशिएट होता है। इसलिए सर उसमें जो केस लॉज होते हैं हमने जस्ट उनके नेम्स देने होते हैं या सारी डिटेल्स भी देनी होती है? नहीं, जैसे नेम देना है और उसका जो हेल्ड किया कोर्ट ने, उसमें फैसला क्या किया, उसका एक पैरा देना छोटा सा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने इंडो पाक हिस्ट्री के बारे में पूछना है सर। इंडो पाक हिस्ट्री मैंने मतलब कुछ एस्पायरेंट्स से भी सुना है और कुछ रिपीटर्स थे, तो वो सजेस्ट नहीं कर रहे थे। एक्चुअली मैं तो खुद इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन सर ये पूछना था कि इसका जो हिस्ट्री का पोर्शन से डिफरेंट डायनेस्टीज वगैरह जो गुजरी है, इनको इन डिटेल मतलब स्टडी करना होगा, या मतलब किस तरह इस इंडो पाक हिस्ट्री के लिए आप सब्जेक्ट लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी है, उसमें किप्स के आई गेस या ऑफिसर्स एकेडमी के नोट्स पढ़े, वो ले लो। थैंक यू सर। हाँ, उसमें काफी डिटेल है, वही कर लें, बहुत सफिशिएंट है। मैंने वही किया कहा ना, एक मटेरियल सिलेक्ट करना है, उसी को बार बार रिपीट करना। और सर आपने जेंडर स्टडीज की कौन सी बुक की थी, कहाँ से किया था? क्या चीज? जेंडर स्टडीज के लिए आपने कौन सी बुक से पढ़ा था? जेंडर स्टडीज के लिए आप मेन कोर्स के तौर पे, खाने के लिए होता है ना एक मेन कोर्स, एक प्लेटर और वो सारा,
मेन कोर्स के तौर पे आप वर्ड टाइम्स की बुक ले लें, प्लेटर के तौर पे आप साथ एलाइट जो एडवांस पब्लिशर की ले लें, जो फिर रह जाए स्टेशनरी की, फिर आप इंटरनेट के सोर्सेज से अपडेट भी चीज़ों को करें थोड़ा सा। मसलन अगर कोई सिंध के अंदर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट कोई अमेंडमेंट आई है तो वो आपको पता हो, इस तरह वो आप इंटरनेट से भी देखिए। उसका आसान तरीका होता है, आप नेट पे सर्च करने का भी एक तरीकेकार होता है ना, वो आप बेहतर खैर जानते हैं गूगल कैसे करना। सर आपके प्रेसी के अंदर भी अच्छे मार्क्स आए हैं, उसके रिलेटेड आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? प्रैक्टिस, रिपीटेबिलिटी इज इक्वल टू एक्सपर्टेबिलिटी, मैं पहले भी आपको बताया, रिपीट करें बार बार, प्रैक्टिस। सर इंटरनेशनल लॉ के लिए भी कोई बुक सजेस्ट कर दें। एक तो वर्ल्ड टाइम्स की हो जाएगी, जैसे आपने कहा एक मेन बुक है, वो मौजम लोधी की इंटरनेशनल लॉ की बुक मैंने ली है, और जो दूसरी बुक या फिर इसके अलावा मैंने देखी है तो मुझे आइडिया नहीं है उसका, आप मुझे उसको देख के मैं बता सकता हूँ कैसे। मैंने जो यूज की थी नंबर 1 अग्रवाल। सर फिर आप सजेस्ट कर दें इंटरनेशनल लॉ के लिए बुक्स। इंटरनेशनल लॉ के लिए अग्रवाल थी, अग्रवाल आपने थीम बनाने के लिए पढ़ लेनी है, उसके जो नोट्स हैं वो मेरे मैं सार उस्मान को दे दूंगा, वो आपसे शेयर कर देंगे। यानी आप नोट्स में जो बात आएगी उसकी बैकग्राउंड वो उस बुक से होगी, अग्रवाल से, ठीक है। जो बीच में लैब्स रह गए थे उसके लिए फिर आप उसकी बुक थी एस.के. कपूर। जी सर रिपीट कर दे प्लीज। एस.के. कपूर, जो अग्रवाल से पॉइंट मिस हो गए थे या जो मुझे वहां से कवर नहीं हुए थे वो एस.के. कपूर से था। एक या दो टॉपिक मैंने जी स्टार्क से किया था, लेकिन स्टार्क आपके लिए नहीं है बुक ना, वो वैसी बुक है कि उसको पढ़ते वक्त जो लॉ के स्पेशलिस्ट हैं वो भी घबराएं, वो प्रोफेशनल्स के लिए है। उसमें से एक या दो टॉपिक शायद किया था, वो भी बड़ी मुश्किल से चीजें समझ आई थी स्टार्क में से। और अलमिया ये है कि जो उसने सिलेबस डिजाइन किया है, सिलेबस की जो हेडिंग्स थी वो स्टार्क के कंटेंट पेज को मद्देनजर रखते, लेकिन वो सारा अग्रवाल से कवर होता है। आपकी एक होलिस्टिक और को भी आपने देखा हो, अग्रवाल को भी, अग्रवाल के नोट्स मेरे टाइप शुदा हैं, वो आपको सार उस्मान के जरिए मिल जाएंगे। ये सुना है कभी लाइंस भी स्टार्क के बुक से डायरेक्ट वो लोग देते हैं पेपर में, इज इट ट्रू सर? हाँ, कई दफा लाइंस भी उठा लेते हैं, लेकिन आपकी वही ना, आपकी होलिस्टिकली जब अंडरस्टैंडिंग होगी लॉ की तो फिर आप, लेकिन इट्स टफ टू सर मेरा क्वेश्चन प्रेसी से रिलेटेड है। जी सर मेरा क्वेश्चन प्रेसी से रिलेटेड है। सर मैंने पूछना था कि प्रेसी में जो वर्डिंग हमने इस्तेमाल करनी है वोकैब, वो सर सिंपल होनी चाहिए या वो भी थोड़ी सी जरा फ्लावरी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है? सिंपल, ऑलवेज योर एक्सप्रेशन शुड बी सिंपल, क्लियर, प्रिसाइज। वो जितने वो अच्छी बातें बताई होंगी आपको वही होनी चाहिए, उसमें बॉम्बास्टिक नहीं होनी। सर ऐसे लगे, हर जगह ऐसे लगना चाहिए कि किसी नेटिव इंग्लिश मैन ने ये पैरा लिखा है। तो सर ये जो वोकैब याद करते हैं ये फॉर वो आप उसके लिए करते हैं ना, एमसीक्यूज के लिए, मतलब सर उसका अगर हम यूज अगर इसके अंदर अगर उसका यूज हम अगर इधर ना करें तो सर उससे ये तो नहीं होगा कि हमारा और किसी और का पेपर जो उसका कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए तो वो कम नंबर देगा और जिसने फ्लावरी इस्तेमाल किया लैंग्वेज उसको ज्यादा नंबर मिल जाएंगे? फ्लावरी वाले जो आप कह रहे हो, जो बॉम्बास्टिक है, वर्बोस है जो लैंग्वेज, उसके नंबर कभी भी नहीं आने, वो फेल होगा, हमेशा फेल होगा। चलो सर ये तो आपने कंफ्यूजन सर काफी क्लियर कर दी, क्योंकि सर ये बहुत टेंशन हमेशा मैंने वर्ड यूज किया है ऑलवेज, ही विल ऑलवेज फेल, ऑलवेज, अ बिग ऑलवेज, ही विल फेल। सर सिर्फ अगर हम अपनी उस पे ग्रामर पे फोकस कर लें तो ग्रामर पे फोकस करें, चीज को एक्सप्रेस करने में फोकस करें कि वो आपके जो दिल में बात है वो आपके कलम पे आ रही है या बीच में बैरियर आ रहा है, वो प्रैक्टिस है। और सर वो आप अभी कह रहे थे वो पंजाबी का भी, तो सर वो आपसे रिक्वेस्ट की है कि सर पंजाबी का अगर आप सेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि सर उसमें काफी प्रॉब्लम आ रही है सर उसको तैयार करने में। यार सेशंस देखते हैं, अभी मैं सार उस्मान से डिस्कशन करूंगा। सेशन अगर मैं पंजाबी का शुरू करूंगा
तो एक बड़ा मजे की मुझे कोटेशन याद आ रही, इफ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। आपको कभी कोई काम अच्छा आता है उसको मुफ्त में नहीं करना, तो मैं फिर अच्छे खासे उसके चार्ज करूँ, अदरवाइज नहीं करूँगा, क्योंकि मैं टाइम निकाल के करूँगा। लेकिन वैल्यूएशन देखते हैं, लेट्स सी। और कोई क्वेश्चन है तो नहीं क्या? सर मेरा क्वेश्चन है, सर अगर किसी का बैकग्राउंड मतलब मैथ, स्टैटिस्टिक और इकोनॉमिक्स हो तो वो ये सब्जेक्ट ले सकता है, इनमें मार्क्स आ सकते हैं सर, या फिर वो ही सब्जेक्ट्स लोगों को सेलेक्ट करने चाहिए जो थ्रू आउट द सीएसएस लोग सेलेक्ट करते हैं ऑप्शनल में सर? सब तो यू आप पास्ट पेपर देखें, आप कर पाती हैं तो कर लें। सर मेरे दो सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक, तो मुझे सब पेपर्स देख के डिसीजन करें। ओके सर, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में तो अच्छे मार्क्स आते हैं, 90 भी आते हैं। सही है सर, थैंक यू। और सर एक और क्वेश्चन है मेरा, सर ये सर उस्मान के साथ मतलब मैं इससे पहले मैंने कभी सीएसएस का कुछ भी वो अभी मैंने बीएस किया है सर तो मुझे वो बता दे कि मैं कैसे स्टार्ट करूं। करंट अफेयर्स तो मैंने स्टार्ट कर लिया है, लेकिन नेक्स्ट ईयर देंगे। ये सर मेरा अटेम्प्ट 2024 का है सर, इस साल में नहीं दे रही सर। तो मैं बिल्कुल जर्नल आपने सवाल पूछ लिया, तो आप तैयारी बस शुरू करें। सर उस्मान आपको इस बारे में ज्यादा बता सही है सर, ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। सर खत्म हो गए। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर किसी क्वेश्चन के करंट अफेयर्स के ही या बाकी अफेयर्स के कंक्लूजन मिस कर दें अगर, तो कोई इशू होता है मेजर? कंक्लूजन खानापुरी होता है, लेकिन लिख देना चाहिए। अगर दुल्हन और दुल्हन ने जेवर ना पहना हो कैसा लगेगा? कंक्लूजन एक जेवर की तरह ही आपने उसको दिखाना तो है कि लिखा है, हालांकि वो पढ़े ना पढ़े उसकी मर्जी है, उसने अंदर वाला कंटेंट पढ़। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि प्री पार्टीशन में हमें सारे टॉपिक्स करने चाहिए? अभी मुझे अटेम्प्ट देना है ना, तो मतलब इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक पाकिस्तान अफेयर्स की सर। यस करने चाहिए, छोड़ना तो कुछ भी नहीं। मैं नहीं छोड़ता था, तो आई एम एट 10th। मैं क्यों कहूँ कि छोड़े, मैंने खुद नहीं छोड़ा था। सर मेरा क्वेश्चन, हेलो आवाज नहीं आ रही, अब मैं सेशन तकरीबन एंड करने वाला हूँ। लास्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये इंडो पाक हिस्ट्री को हम किस तरह टैकल करेंगे सर? ये तो एक लॉन्ग हिस्ट्री भी है, और दूसरी बात ये कि सर जो जितने भी हम पास्ट पेपर्स देखते हैं सर, तो वो इस तरह क्वेश्चन नहीं देते जिस तरह सूफिज्म इन 9th सेंचुरी यार, तो जिस तरह सर वो थोड़ा सा वैसा टफ भी आता है, और आपको वो करने से जो मैंने बताया, हर पेपर में 100%, फिर भी पेपर जब आएगा तो समथिंग तिश्ने की रह जाएगी, क्योंकि हम पीएचडी तो कर नहीं रहे, हम तो उस कंटेंट को कवर कर रहे हैं, लेकिन उस कंटेंट की कई डायमेंशंस होती हैं, और अगर पेपर वाला एग्जामिनर पूछना चाहे कोई भी डायमेंशन पूछ ले, तो फिर इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछना था कि आपके इस्लामियात में अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, तो उसमें सर अब जो आयतों के रेफरेंसेस हैं वो सर बहुत मिक्स हो जाते हैं, मेरे से याद नहीं रहते, तो उस लेकिन आयत और तर्जुमा याद होता है। तो मैं टीचर से पूछ रहा था, वो कह रहे थे कि रेफरेंसेस ब्रैकेट में लिख दें अल कुरान। और सर आपने अपने पेपर्स में एग्जैक्टली सब सही सही रेफरेंसेस लिखे थे या फिर आपने भी? मुझे नहीं याद रेफरेंसेस, मुझे आयतें याद हैं अरबी में, अभी भी याद। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, बहुत इट्स नाइस कि मैंने आप लोगों से वर्चुअल इंटरेक्शन है, मैं आपको ना देख पा रहा हूँ किसी को, और एक वर्चुअल इंटरेक्शन जाहिर है, जो आप रियल क्लासरूम में इंटरेक्ट करते हैं उसका नेमन बदल नहीं हो सकता। लेकिन होप्स हो कि आपको मैं पसंद आई होगी मेरी बातें जो मैंने
टू द पॉइंट बातें करने की कोशिश की और शॉर्ट सा क्रिस्प सा सेशन करने की। बस आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे दें जल्दी से। मैं बस 2 मिनट आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग आउट होंगे। सादुल्लाह को जी पसंद आ गया लेक्चर जो आपका। ओके ज़ाइबा के बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी आपने। असद अली फ्रूटफुल सेशन। ओके रमशा कह रही है वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके अब्दुल राफिक के इंफॉर्मेटिव। ओके सर इट वाज अ ग्रेट। ओके उसके बाद सादिया कह रही थैंक यू। ओके तंजीला कह रही हैं ओके प्लेजर फ्रॉम रूपा कह रही है। अफजा कह रही थैंक यू। अस्मा जमील कह रही है वंडरफुल सेशन। कह रही उसके बाद हमारे पर कह रही कॉम्प्रिहेंसिव। अस्मा कह रही है कि सबकॉन्शियसली फनी। अच्छा फिदार रहमान कह रही क्लियर्ड मैनी इन वीडियोस। थैंक यू। कह रही थैंक यू। ये तो मैंने एफएम का शो ही बना दिया, मैं आपके कमेंट्स पढ़ी जा रहा हूँ। जज़ाकल्लाह आ गया। उसके बाद समझ सुन की टेस्ट सेशन है कुछ फ्राज कह रहे हैं सी सीन दिस ट्रेस स्लाइड में पर फ्राज मुश्किल बात है। मैं फ्राज का नाम ही शायर हो गया तो मुश्किल बात करती है। नफाक में कह रहे हैं स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। बलीग रहमान अमेजिंग। आईफोन कौन है? सो रियल एंड ह्यूमर। अच्छा आईफोन या आपने शो मारने के लिए नेम तो नहीं रख लिया आईफोन? ओके जी थैंक यू वेरी मच। और बाकी जो फीडबैक रह गया वो आप सार उस्मान को ग्रुप में दीजिए, जो उन्होंने कोई ग्रुप बनाया होगा वो फिर उनको ये रिक्वेस्ट कीजिए कि जो आप दे रहे हैं वो मुझे मैसेज फॉरवर्ड भी करें। तो इट विल बी अमेजिंग। आप मुझे ऑनेस्ट फीडबैक दीजिए अगर आपको लगता है कि मुझे कभी भी सेशन किसी से करना चाहिए तो इम्प्रूव होना चाहिए मज़ीद, तो आप उसके लिए सर उस्मान को ग्रुप में फीडबैक दीजिए, वो मुझे फॉरवर्ड कर देंगे मैसेज। आप उनको कहिए फॉरवर्ड कर दें, मैं फिर उनको पढ़ूंगा स्कूल पहले टाइम। ठीक है थैंक यू वेरी मच और अपना ख्याल रखिएगा। और इसी के साथ आप देख रहे थे FM 109। थैंक यू सर। और आपने इवैल्यूएशन सेशन वाला जो प्रॉमिस किया वो आपने भूलना नहीं है, मतलब पेपर्स वाला इवैल्यूएशन पेपर बेस्ट पेपर सिंगल पेपर वो इंशाल्लाह मैं सर उस्मान से